पांच खबर पैनी नजर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे दिन भर की पांच बड़ी खबरों की जो दिन भर यहां चर्चाओं का विषय बनी रही। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर बवाल, बीजेपी विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में शामिल होने का भेजा निमंत्रण, शेख हसीना हुई हैरान। नागपुर हिंसा को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, आरएसएस को बताया खतरनाक संगठन। महाकुंभ के मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले मृतकों को अब तक नहीं दी श्रद्धांजलि। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव से पूछताछ, 19 मार्च को लालू यादव की पेशी। तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार को लेकर जिस तरीके से सोमवार को जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में करीब 6 स्थानीय लोगों के घायल होने की खबर सामने आई और 30 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे हिंसक माहौल में क्षतिग्रस्त हुए, वो घायल हो गए और ऐसे में उन्हें उपचार दिया जा रहा है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है। लेकिन बड़ा बयान आया है बीजेपी के नागपुर सेंट्रल से विधायक प्रवीण तटके का। प्रवीण तटके ने कहा है कि जिस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बस्तियों में घुसे, वहां पर उन लोगों को निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसे में पुलिस ने महाराष्ट्र नागपुर पुलिस ने हिंदू समुदाय के लोगों को सुरक्षा नहीं दी, उनका सहयोग नहीं किया। ये पूरा मामला जो है ये काफी गर्मा चुका है और राजनीति भी चरम सीमा पर है। सुनिए किस तरीके से इस खास रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। नागपुर हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोमवार 17 मार्च को हुई हिंसा के दौरान पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ नहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करूंगा। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि मैं आज सुबह यहां पहुंचा हूं। यह पूरी घटना पहले से तय थी। कल सुबह आंदोलन के बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन में घटना हुई, फिर सब कुछ सामान्य रहा। बाद में भीड़ ने न सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में प्रवेश किया, बल्कि कैमरे भी तोड़ दिए गए और हथियारों के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। गंभीर आरोप लगाते हुए यहां पर बीजेपी विधायक ने कहा है कि पुलिस हिंदू पक्ष के लोगों के साथ मौजूद नहीं थी। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा निकल करके आया और उसने हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाया। हिंदुओं को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर से अनुरोध करूंगा वह वहां खुद जाएं और यहां के नागरिकों से बात करें, साथ ही इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो अगला कदम मजबूरन उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने एक बार फिर से बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ आने का निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश को सीधे तौर पर निमंत्रण देते हुए शहबाज शरीफ की सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा है कि यदि 1971 की गलती को दोहराया नहीं जाए तो एक बार फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, रिश्ते जो है, वो पिछले कुछ वक्त से खराब हो रहे हैं। इसका लाभ उठाने की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में किस तरीके से शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को एक बार फिर से पाकिस्तान का अभिन्न अंग बन जाने का प्रस्ताव भेजा है। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते बीते कुछ महीनों से खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उठा रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों का लगातार मौकों पर मिलना इस बात का सबूत है। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक कमेंटेटर ज़ैद आमिद ने बड़ी घोषणा कर दी है। उसने बांग्लादेश को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को सन 1971 के बंटवारे से पहले की स्थिति में लौटकर पाकिस्तान में फिर से शामिल होने का न्योता दिया है। ज़ैद आमिद ने कहा, हम आपको दावत देते हैं, पाकिस्तान में वापस आकर मिल जाएं। हम आपको दोनों हाथों से समेटकर अपने सीने से लगा लेंगे। हमारे दिल में आपके लिए अब कोई नफरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलतियां आपके पहली वाले नस्ल से हुई थी
उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान से मिलकर 1971 से पहले की स्थिति में लौट कर आना चाहिए और एक बार फिर से साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे में बात आती है कि आखिर कौन है जैद हामिद। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैद हामिद का पूरा नाम सैयद जैद जमान हामिद है। ये एक कट्टरपंथी इस्लामी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट भी। उन्हें दुनिया में प्रभावशाली 500 मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया गया है। जैद हामिद का जन्म एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के परिवार में हुआ था। मां कश्मीरी मूल थी। वह इस्लामी जिहाद और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का खुला समर्थन करते हैं। जैद हामिद का दावा है कि उन्होंने सोवियत अफगान युद्ध में भाग लिया था, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वह पाकिस्तानी राजनीति में सेना के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की वकालत भी करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने धारा 144 लगाकर हिंसाग्रस्त इलाके को तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर हिंसा को रोकने में सफलता हासिल की है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी हिंसा को लेकर के मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि आरएसएस के गढ़ में इस तरीके की हिंसा होना यह दर्शाता है कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की थी, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब करने का काम किया, बीजेपी के लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी। महाराष्ट्र में बवाल को लेकर इस खास रिपोर्ट में देखिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण शांति है। नागपुर में सोमवार शाम को 2 अलग अलग घटनाओं में भड़की हिंसा के चलते प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान कई घरों में तोड़फोड़ की गई है, एक मेडिकल क्लिनिक को आग के हवाले कर दिया गया और कई वाहन जला दिए गए हैं। इन झड़पों में 6 नागरिकों और 33 पुलिसकर्मियों को घायल होने की अवस्था में पाया गया है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से नागपुर में जो घटना हुई है ये सही नहीं हुआ है। एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये केंद्र सरकार अपने ही गृह राज्य में इस तरीके की घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर आरएसएस को खतरनाक संगठन बताते हुए ओवैसी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को पटना में ईडी ने करीब 4 घंटे तक लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ की। लालू परिवार पर लंबे वक्त से लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला जो है उसकी जांच एजेंसियां जो है बार बार पूछताछ कर रही है। तमाम सदस्यों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसियों का लालू प्रसाद यादव पर परिवार पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जिस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस दौरान उन्होंने जमीन के बदले नौकरी देकर के यहाँ पर बड़ा घोटाला किया है। 19 मार्च को लालू प्रसाद यादव को ईडी ने तलब किया है। उससे पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से क्या कुछ पूछताछ हुई, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में पटना के ईडी दफ्तर में मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की। वहीं राबड़ी देवी के अलावा उनके पुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने जमीन के बदले नौकरी मामले से जुड़े सवालों की लंबी लिस्ट लेकर राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। हालांकि दोपहर 2 बजे राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को ईडी की टीम ने लंच ब्रेक दिया। हालांकि अब राबड़ी देवी से पूछताछ पूरी हो गई है। ये पहली बार है जब तेज प्रताप यादव से ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी लालू प्रसाद, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की चुकी है।
अभी ईडी तेज प्रताप यादव से सवाल जवाब कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए घोटाला किया था। आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से ज़मीन और प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम पर लिखवाई। सीबीआई का कहना है कि इन ज़मीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे शहरों में नौकरियां दी गई है। महाकुंभ के प्रयागराज में सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बीच खड़े होकर के इस सफल आयोजन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के इस आयोजन की बात से तो सहमत हूं, समर्थन करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक महाकुंभ में जान गंवाने वाले उन आम लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी है, जो मेरे दिल को आघात पहुंचाता है। ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि विपक्ष के नेताओं को सदन में बोलने तक का वक्त नहीं दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकुंभ को लेकर लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर लोगों का आभार जताया। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए गए संबोधन के बाद कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इसके साथ साथ पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी के बयान का समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने महाकुंभ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को एक श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की। ये नेतृत्व मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जो भगदड़ मची थी वहां कितने लोगों की जान गई, ये भी सदन में पीएम मोदी को बताना चाहिए था। तो ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें रही जिन्होंने देश विदेश की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।